समकालीन विश्व राजनीति, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, कक्षा 12 का जो अध्याय है वो 4 है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे आपको हूबहू समझा दिए जाएंगे। यहाँ पे एक बार आइए देखते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सोवियत रूस संघ था वो बिखर गया था, टूट गया था। तब विश्व को ये संदेह होने लगा कि जो सत्ता थी वो किसी एक देश के पास में चली जाएगी, यूएसए के पास में चली जाएगी, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण ताकत थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ के बिखरने के बाद में यूरोपियन देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूरोपियन संघ। जबकि एशिया के पश्चिम और पूर्वी देशों ने मिलकर के भी एक संगठन बनाया जिसका नाम था आसियान। क्या नाम था? आसियान। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में एक तो यूरोपियन संघ है और एक क्या है? आसियान। इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो चले आइए देखते हैं यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ का जो निर्माण हुआ है वो मार्शल योजना के तहत हुआ है। और मार्शल योजना 1948 में अमेरिका के द्वारा लाई गई। यूरोपियन संघ का निर्माण हुआ है वो मार्शल योजना के तहत हुआ है। और मार्शल योजना किसने लाई है? अमेरिका ने लाई थी 1948 में। और इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनका पुनर्निर्माण करना। जो पहले नाटो संधि के द्वारा इसके साथ गठबंधन में बंधे हुए थे उन देशों का क्या करना? पुनर्निर्माण करना। यह 1948 से 1952 के कालक्रम में लाई गई थी। इस मार्शल योजना से ही यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया। यह एक ऐसा मंच था, यूरोपियन संघ एक ऐसा मंच था जो पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापक रूप से मदद करता था। पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापक रूप से क्या करता था? मदद करता था। 1949 में राजनीतिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए यूरोपियन परिषद का गठन होता है। 1957 में आर्थिक दृष्टि को सुधारने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। और 1992 में जाके यूरोपियन संघ अस्तित्व में आता है। तो बोर्ड के एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपियन संघ से आपका क्या तात्पर्य है? तो यूरोपियन संघ का गठन मार्शल योजना के तहत हुआ। यह योजना 1948 और 1952 के दरमियान लाई गई। और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप के देशों का पुनर्निर्माण करना। यूरोपियन संघ एक ऐसा मंच था। मार्शल योजना पूछे तो ये लिखना है। फिर मार्शल योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था वो अपने को जैसे प्रश्न पूछता है यूरोपियन संघ तो इसका निर्माण मार्शल योजना के तहत हुआ था, इतना ही लिखना है। यह एक ऐसा मंच था जो पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापक रूप से मदद करता है। और 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन होता है जो राजनीतिक संस्था थी। और 1957 में इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। और 1992 में यूरोपियन संघ अस्तित्व में आता है। जब यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया तो इसके सामने दो विकल्प थे। या तो पुरानी दुश्मनी को वापस कायम रखना, किसके साथ में? सोवियत संघ के साथ में। जो पुरानी दुश्मनी थी उसको वापस क्या रखना? कायम रखना। या विश्व के अन्य देशों के साथ में नए सिरे से अपने संबंध स्थापित करना। इसके सामने दो विकल्प थे तो इसने विश्व के देशों के साथ में नए सिरे से अपने संबंध स्थापित करने की रणनीति को और आगे बढ़ाया। अब देखते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि यूरोपियन संघ की विशेषता क्या थी। तो यूरोपियन संघ में जितने भी देश थे उन सभी देशों में मुद्रा थी वो एक समान थी। यूरोपियन देश जितने भी थे वहां पे सुरक्षा व्यवस्था और विदेश नीति वो भी एक समान थी। आर्थिक सहयोग वाली जो भी संस्थाएं थी उनको राजनीतिक रूप दिया गया। कैसा रूप दिया गया? राजनीतिक रूप दिया गया। और यूरोपियन संघ विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। नए देशों को अपने यहाँ पे सदस्यता प्रदान की। एक बार वापस देखिए, यूरोपियन संघ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि सोवियत रूस संघ था वो बिखर गया था। और जब लोगों को लगने लगा कि विभिन्न देशों को लगने लगा कि ये जो सत्ता है वो यूएसए के पास में आ जाएगी, तब जाके सोवियत संघ के बिखरने के बाद में यूरोप के देशों ने एक संघ बनाया जिसका नाम था यूरोपियन संघ। और एशिया के पश्चिम और पूर्वी देशों ने भी एक संघ बनाया जिसका नाम था आसियान। तो अपने को इस पार्ट में महत्वपूर्ण देखना है कि यूरोपियन संघ क्या था और आसियान क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन संघ। इसका निर्माण मार्शल योजना के तहत होता है। यह एक ऐसा मंच था जो पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापक रूप से मदद देता है। 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन होता है। 1957 में इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। और 1992 में यूरोपियन संघ अस्तित्व में आता है। जब ये अस्तित्व में आता है तो उसके सामने दो ऑप्शन थे। या तो पुरानी दुश्मनी जो सोवियत रूस संघ के साथ में थी उसको जाहिर रखना, या फिर नए सिरे से विभिन्न देशों के साथ में अपने संबंध को बनाना। तो इसने दूसरी नीति को अपना लिया। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि यूरोपियन संघ की विशेषता क्या थी। तो इस संघ में जितने भी देश थे
उसमें एक समान मुद्रा व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था व विदेश नीति वो भी एक समान थी। आर्थिक सहयोग की जितनी भी संस्थाएं थी उनको राजनीतिक रूप दिया गया और संघ था वो विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। नए देशों को सदस्यता प्रदान की और अपने दायरे को इसने बढ़ाया। ये यूरोपियन संघ की क्या थी विशेषता। अब यूरोपियन संघ के प्रभाव की बात करें तो इसके 3 प्रभाव थे यूरोपियन संघ के। आर्थिक प्रभाव, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, आर्थिक प्रभाव, उसके बाद में राजनीतिक प्रभाव, अब यूरोपियन संघ की स्थापना हो चुकी है, उसके विशेषता अपन ने पढ़ ली है और अब इसके 3 प्रभाव निकले हैं यूरोपियन संघ के, वो देखने हैं। सबसे पहला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। तो यूरोपियन संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई जी, विश्व की दूसरे नंबर की क्या बन गई अर्थव्यवस्था। और ये आंकड़े कब के बताते हैं 2016 में। 2016 में यूरोपियन संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और इस अर्थव्यवस्था का पूरा उनके सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में योगदान 17,000 अरब डॉलर था। कितना था? 17,000 अरब डॉलर इसका क्या था योगदान, किसकी? इसकी अर्थव्यवस्था का। बात करते हैं यूरोपियन संघ का राजनीतिक प्रभाव। तो यूरोपियन संघ का एक देश था जिसका नाम था फ्रांस, यह यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया था। फ्रांस जो यूएनओ का क्या बना हुआ था? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना हुआ था। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन यूरोपियन संघ का सदस्य था परंतु 2000 में, सन 2000 में इस संघ से अलग हो गया, पृथक हो गया। ब्रिटेन था वो इस संघ से क्या हो गया? पृथक हो गया। बात करते हैं हम सैनिक प्रभाव की, तो यूरोपियन संघ की जो सेना थी वो विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी सेना थी। उसके पास में परमाणु हथियार भी थे, प्रौद्योगिकी भी थी और इसमें भी वह दूसरे नंबर पर थी। परमाणु हथियार, प्रौद्योगिकी और संचार के साधनों के माध्यम से भी ये सेना थी वो दूसरे नंबर पर भी थी। इस प्रकार यूरोपियन संघ के 3 प्रभाव थे, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सैनिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में देखना है उसकी अर्थव्यवस्था 2016 में दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में इसका योगदान 17,000 अरब डॉलर था। राजनीतिक प्रभाव में देखना है कि यूरोपियन संघ का एक जो देश फ्रांस था वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया था। ब्रिटेन था वो सन 2000 में उसने यूरोपियन संघ की सदस्यता को छोड़ दी। सैनिक प्रभाव में देखना है कि यूरोपियन संघ की जो सेना थी विश्व की दूसरी बड़ी सेना थी, उसके पास में परमाणु हथियार भी थे, प्रौद्योगिकी भी थी और इसमें भी इसका दूसरा नंबर था। आगे देखते हैं आसियान के बारे में। देखना है कि दूसरा विश्व युद्ध होने से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो यूरोपियन और जापानी उपनिवेश का शिकार हो चुका था। तो अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहता था, अपने विश्व के पटल पर अपनी पहचान को बनाना चाहता था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने मिलकर, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? आसियान। अब आसियान कैसे गठन होता है? 1967 में बैंकॉक में एक घोषणा पत्र पर 5 देशों ने हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस ने, सिंगापुर ने, थाईलैंड ने। इन 5 देशों ने हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना कर दी। फिर उसके कुछ समय बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आसियान में शामिल हो गए। इस प्रकार वर्तमान में आसियान में कुल मिला के कितने देश है? 10 देश है। आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएगा आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र में इसका गठन हुआ था। इसमें पहले 5 देश थे, उसके बाद में 5 देश और मिल गए और वर्तमान में कुल कितने देश है? 10 देश। प्रश्न ये भी आएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों के नाम बताओ, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। उसके बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब एक प्रश्न और आता है कि आसियान शैली क्या है? तो आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है इन्होंने अपने आपस में मदद करने की जो परंपरा अपनाई थी, अपने देशों के आपस में जो मदद करने की परंपरा अपनाई थी, इसी को क्या कहा गया? आसियान शैली। फिर एक प्रश्न आता है FTA का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार की नीति। दक्षिण आसियान देशों ने एक मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जिसका नाम है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात करते हैं लुक ईस्ट, ये 1991 में, 91-92 में ये नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनाई थी पूर्वी देशों के प्रति। एशिया के जो पूर्वी देश थे उनके प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों के प्रति एक्ट ईस्ट की नीति 2014 में अपनाई। लुक ईस्ट की नीति मनमोहन सरकार ने अपनाई थी
और एक्ट ईस्ट की नीति मोदी सरकार ने अपनाई है। प्रश्न कभी पूछता है कि सेज की फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो महत्वपूर्ण है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि अपने को पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। एक बार वापस देखिए, आसियान क्या था? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन था। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र होता है, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की। उसके बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हो गए। इस प्रकार आसियान में वर्तमान में 10 देश है। आगे देखते हैं आसियान शैली क्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की आपस में सहयोग करने की जो भावना है, सहयोग करने की जो परंपरा है, उसी को आसियान शैली कहते हैं। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार की नीति। लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई गई? 1991-92 में। किसने अपनाई? मनमोहन सरकार ने। एक्ट ईस्ट की नीति 2014 में मोदी सरकार ने अपनाई। और सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे वाला प्रश्न है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का आगे वाला प्रश्न है कि भाई चीन और भारत के साथ में संबंध कैसे है। तो सबसे पहले देखना कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदय होना था उससे पहले, मतलब जो अमेरिका की शक्ति, ब्रिटेन की शक्ति, उनका उदय होना था उससे पहले चीन और भारत दोनों महाशक्ति थे एशिया महाद्वीप की। दोनों महाशक्ति थे और दोनों के साथ में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे संबंध बने हुए थे पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय होने से पूर्व। परंतु दोनों महाशक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती थी। दोनों महाशक्तियां हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे को क्या करती थी? प्रभावित करती थी। उनमें टकराहट नहीं हुआ और उसका परिणाम यह निकला कि दोनों देश एक दूसरे को समझ नहीं पाए। देखो, जब टकराहट नहीं होती है तब तक अपन किसी को समझ नहीं पाते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के बीच में कभी टकराहट नहीं हुआ। दोनों देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो पहलू है उनका आदान प्रदान करते थे। उनके मध्य संबंध बहुत अच्छे थे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते थे। टकराहट की कभी स्थिति नहीं बनी, और जब टकराहट की स्थिति नहीं बनी तो दोनों देश थे वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए। फिर 20वीं शताब्दी में आते आते दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर विवाद हो गया और दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद छिड़ गया और टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर क्या होता है? 1962 में दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है, भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि भारत को पराजय का सामना करना पड़ता है और जिसका दीर्घकालीन असर भारत की राजनीति में जो चीन और भारत के संबंध थे उस पर दीर्घकालीन असर पड़ा। फिर आगे देखते हैं 1988 में हमारे राजीव गांधी वो चीन का दौरा करते हैं और संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं। काश अभी तक संबंध वो सुधरे नहीं है। चीन और भारत के बीच में बात करते हैं व्यापार की, तो 1992 में 33 करोड़ 80 लाख का व्यापार हुआ था। वही 2017 में यह व्यापार बढ़ के 84 अरब डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 84 अरब डॉलर। 2017 में बढ़ के 84 अरब डॉलर हो गया। और इसके साथ में अपना ये चैप्टर पूरा है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार आपको इसमें बता दिया। धन्यवाद।